के बारे में देख रहे थे। हम बताए थे पेशवा कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रथम पेशवा हमारे कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी बालाजी इनका जो कार्यकाल रहा ये 1713 से लेकर 1720 तक यह क्या रहे, पेशवा है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर दें, बतला दें बालाजी विश्वनाथ की भूमिका। हम बतलाएं कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो साहू जी को गद्दी पर बैठने में क्या किए थे, मदद। और इन्हीं के बदौलत साहू जी क्या बैठ पाए थे, गद्दी पर बैठ पाए। और साहू जी बालाजी विश्वनाथ से खुश होकर बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, जिसको क्या कहा जाता है, पेशवा। कब बनाए, नवंबर 1713 में क्या किए, इनको पेशवा के पद पर क्या किए, आसीन। बालाजी विश्वनाथ एक बहादुर और बुद्धिमान क्या थे, अधिकारी थे। गुजरते वक्त के साथ क्या हुआ, अपने काबिलियत के बदौलत ये क्या हो गए, रियल हेड हो गए, वास्तविक प्रमुख हो गए। और साहू जी केवल क्या रह गए, नाम मात्र के क्या रह गए, प्रमुख रह गए। जैसे हमारे घर में भी क्या होता है कि हमारे जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं घर के, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, सारा घर किनके द्वारा चलाया जाता है, माँ के द्वारा। पिताजी तो केवल क्या रह जाते हैं, नाम के रह जाते हैं। तो माँ क्या हो जाती है, रियल हेड, पिताजी क्या हो जाते हैं, नॉमिनल हेड। उसी तरह यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ क्या हो गए, वास्तविक प्रमुख हो गए, वास्तविक प्रमुख की तरह कार्य करने लगे। और नाम मात्र के कौन रह गए, साहू जी रह गए। जैसे मान लीजिए हम अभी सिस्टर की अपनी शादी करेंगे तो सारा दौड़ भाग हम ही को करना पड़ेगा, ए टू जेड। अब लड़का वाला के यहाँ बात करना, हम मुर्गा खाएंगे कि मटन खाएंगे कि क्या खाएंगे, सब कुछ तो हम ही ये करेंगे। लेकिन कार्ड किन के नाम पे जाएगा, मेरे नाम पे जाएगा, नहीं जाएगा। वो किन के नाम पे जाएगा, मेरे पिताजी के नाम पे जाएगा। तो मेरे पिताजी अभी क्या हो गए, नॉमिनल हेड हो गए, हम क्या हो गए, रियल हेड हो गए। तो उसी प्रकार से बालाजी विश्वनाथ क्या हो गए, रियल हेड। ठीक है, हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ था, कागज पे नहीं आया था। कागज पे कब होगा, 1749 में। 1749 में बताएंगे कि संगोला की संधि होगी और उसमें लिखित रूप से पूरा साम्राज्य किसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पेशवा को। उनको बोला जाएगा कि आप कार्यभार क्या कीजिए, आप ही संभालिए। तो पूछेगा कि किस संधि के बाद मराठा का पूरा कार्यभार पेशवा के हाथ में आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, आपको संगोला की संधि, जो आगे हमें पता। अभी बस औपचारिक रूप से वैसा ही क्या हो रहा था, चल रहा। अब बालाजी विश्वनाथ का क्या क्या योगदान रहा है, तो पहला तो बताएं कि यह साहू जी की मदद की है गद्दी पर बैठने में। दूसरा बताएं ये फारूक सियासर सैयद बंधु के साथ मिलकर किसकी हत्या किए, फारूक सियार की क्या किए, हत्या की। बालाजी विश्वनाथ मूल रूप से दक्कन क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इनको सैयद बंधु जो है उत्तर भारत की ओर क्या किया, आमंत्रित किया। और आज तक बालाजी विश्वनाथ उत्तर भारत की ओर कभी नहीं गए थे, क्योंकि इनके मन में था कि मुगल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनके गढ़ में जाना खतरनाक क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। लेकिन सैयद बंधु के मतलब क्या कहते हैं, जोर जबरदस्ती के कारण बालाजी विश्वनाथ 15,000 सैनिकों को लेकर किसके तरफ कूच किए, उत्तर भारत की तरफ क्या हुए, कूच किए, बढ़े। और जब उत्तर भारत में प्रवेश किए तो इनको लगा कि जो हम सोचे थे कि मुगल इतना मजबूत है, वास्तविकता तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मुगल तो कुछ नहीं, हम जब चाहे उत्तर भारत को क्या कर सकते हैं, रौंद सकते हैं। और ये कहाँ पहुंचे, उत्तर भारत पहुंचे, और सैयद बंधु की मदद किए किसकी हत्या करने में, फारूक सियार की हत्या करने में। जब फारूक सियार की हत्या हो गई, वो मर गया, तो अपने ही आदमी के ये लोग क्या किए, मुगल के गद्दी पर क्या किए, बैठा दिए। यानी कि वो नाम मात्र का गद्दी पर रहता और सारा राज किनके द्वारा चलाया जाता, मराठा के द्वारा चलाया जाता। तो ऐसे शासक को क्या कहा जाता है, कठपुतली शासक कहते हैं, पपेट रूलर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो है एक कठपुतली मुगल बादशाह को क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए, और उस मुगल बादशाह के साथ
बालाजी विश्वनाथ का एक संधि हुआ, एक ट्रीटी हुआ। इस संधि को क्या कहा जाता है? मुगल सनद के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उस मुगल सनद के तहत क्या हुआ? उस मुगल सनद के तहत क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ को चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। बालाजी विश्वनाथ को चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। चौथ हम कल बतलाए थे कि जितना राजस्व होता उसका 1/4 भाग किसको मिल जाता? बालाजी विश्वनाथ को मिल जाता। इसके अलावा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन का सरदेश मुख बना दिया। दक्कन क्षेत्र का क्या बना दिया गया? सरदेश मुख बना दिया गया। यानी कि दक्कन क्षेत्र का एक तरह से समझिए इनको क्या बना दिया गया? मालिक बना दिया गया। दक्कन क्षेत्र का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी हो गई? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को बोला गया कि आपको तो हम चौथ दे ही रहे हैं, साथ साथ दक्कन क्षेत्र की रक्षा के लिए आपको 10% अतिरिक्त हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे, टैक्स देंगे। इसके बदले आपको दक्कन क्षेत्र में कितना सैनिक नियुक्त करना होगा? 15,000 सैनिक रखना होगा, ताकि उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सके। और सालाना आप हमको मात्र 10 लाख रुपया दे दीजिएगा। यानी कि दक्कन क्षेत्र से जितना राजस्व वसूलाएगा उसका 10 लाख किसको पहुंचा देना था? मुगल को। बाद बाकी किसका हो जाता? बालाजी विश्वनाथ का। तो सोचिए, उत्तर भारत से इनको क्या आने लगा? चौथ आने लगा। दक्कन भारत से, दक्कन क्षेत्र से क्या आने लगा? आपको 10% टैक्स आने लगा, ऊपर से राजस्व आने लगा। साथ साथ पूरे दक्कन क्षेत्र का क्या बन गए? सरदेश मुख बन गए। इसके कारण मराठा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए मुगल सनद को किस नाम से जाना जाता है? मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको हम लोग मराठा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब होता है बहुत बड़ा आदेश। ठीक है, तो मराठा के लिए क्या था? बहुत बड़ा आदेश था, इसको बहुत फायदा हुआ। ये प्रश्न कई दफा पूछा है परीक्षा में कि मराठा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो मराठा का मैग्ना कार्टा मुगल सनद को कहा जाता है। अब इतना विशाल क्षेत्र बालाजी विश्वनाथ के हाथों में आ गया कि अकेले बालाजी विश्वनाथ उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर शासन नहीं कर पा रहे थे। तो उन संपूर्ण क्षेत्र पर शासन अच्छे से चल सके, इसके लिए बालाजी विश्वनाथ क्या किए? वो जो बड़ा भूभाग था, बड़ा क्षेत्र था, उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या किए? बांट दिए। और इन छोटे क्षेत्रों को क्या कहा गया? मराठा संघ कहा गया। इन छोटे क्षेत्रों को क्या कहा गया? मराठा संघ कहा गया। और प्रत्येक मराठा संघ में उसके प्रशासन को देखरेख के लिए एक आदमी को क्या किए? नियुक्त किए। उस व्यक्ति को क्या कहा गया? मराठा सरदार कहा गया। तो शुरुआती दौर में तो प्रशासन अच्छे से चला, लेकिन बाद में चलकर ये मराठा सरदार आपस में ही क्या करने लगे? लड़ने लगे, जो मराठा के कमजोर होने का क्या बन गया? कारण बना। आगे चलकर अंग्रेज इनके बीच क्या किया? फूट डालकर शासन करो की नीति अपनाया। यानी कि एक मराठा सरदार को दूसरे मराठा सरदार के विरुद्ध क्या करने लगा? भड़काने लगा। और दोनों को आपस में क्या करता था? लड़ाई लगवा देता था। और उनके लड़ाई का फायदा किसके द्वारा उठाया जाने लगा? अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाने लगा? उठाया जाने लगा। तो पूछ देगा बालाजी विश्वनाथ से कौन सी भूल हो गई? तो यह क्या होता है? मराठा संघ का स्थापना। और यही जो मराठा संघ के स्थापना को वतन और सरंजमी भी कहा जाता है। तो पूछ देगा किस प्रक्रिया को वतन एवं सरंजमी कहा जाता है? तो मराठा संघ को ही कहा जाता है। तो जितना हम लोग पढ़े, दूसरा जो उपलब्धि रहा ये है मुगल सनद। मुगल सनद मुगल सनद। आप बताएं सनद क्या है? तो मुगल बादशाह और बालाजी विश्वनाथ के बीच जो संधि हुआ, उसी संधि को क्या कहा गया?
मुगल सनद कहा गया। इस संधि के तहत, इस सनद के तहत बालाजी विश्वनाथ को क्या वसूलने का अधिकार दिया गया? चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन क्षेत्र का क्या बना दिया गया? सर्वदेश मुख बना दिया गया, जहां से इनको 10% अतिरिक्त क्या दिया जाता? राजस्व दिया जाता। इसके बदले बालाजी विश्वनाथ को क्या करना था? दक्कन क्षेत्र में कितना सैनिक को रखना था? 15,000 सैनिक को रखना था और 10 लाख रुपया सालाना किसको भुगतान करना था? मुगल बादशाह को भुगतान करना था। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ को इस संधि से बहुत फायदा हुआ, इसलिए मुगल सनद को क्या कहा जाता है? मराठा का मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विश्वनाथ के बाद जो दूसरे पेशवा आते हैं, जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। बाजीराव इनका कार्यकाल 1720 से लेकर 1740। तो प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा कौन हुए? बाजीराव प्रथम। इन पर भी एक मूवी बनी है, बाजीराव मस्तानी मूवी, आप देखे होंगे। ये दीवानी मस्तानी कौन मूवी था? बाजीराव मस्तानी। उसमें जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर, रणवीर सिंह जिनका कैरेक्टर प्ले किया, वह किनका है? बाजीराव प्रथम। समझिएगा, बहुत बेहतरीन कहानी है। बहुत, इनसे हम भी बहुत ज्यादा प्रेरित हुए उनके में हम बुरा। तो देखिए ये क्या है, बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। और बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बने? बाजीराव प्रथम जो है क्या बने? पेशवा। ठीक है, ये अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े हैं और 40 में से एक भी युद्ध नहीं हारे, इसलिए इनको फाइटिंग पेशवा कहा जाता है, लड़ाका पेशवा कहा जाता है। जब यह गद्दी पर बैठे तभी इनका सपना था कि हम अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी से आगे तक क्या करें? विस्तारित करें। जो मुगल का क्या था? क्षेत्र था। और बोले कि मेरा सपना है कि मेरा क्षेत्र जो है, मेरा साम्राज्य जो है, नर्मदा के आगे तक जाए और मेरी निगाहें जहां तक जाए वहां तक मराठा ध्वज क्या हो? विस्तारित होते रहे, मतलब फहराते रहे। तो सब बोला कि भाई मुगल का बहुत बड़ा साम्राज्य है, जितने छोटे मोटे राजा हैं सब किससे मिले हुए हैं? मुगल से मिले हुए हैं। यदि आप नर्मदा के आगे जाने का सोचोगे जी तो आप जीत नहीं पाओगे। तो यह क्या बोले? किसी वृक्ष के जड़ को आप हिला दीजिए, उसका डाली अपने आप क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। बोले कि तुम जो छोटे छोटे राजाओं पर देख रहे हो कि इतने राजा का झुंड है, तुम मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दो, सारा झुंड जो है खुद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी कि देखिएगा, कोई भी मूवी देखिए या युद्ध देखिए, जो अपोजिट पार्टी का राजा जो होता है वो मारा जाता है तो क्या होता है? उसका जो सैनिक होता है खुद क्या होता है? छितरा जाता है ना। उसी प्रकार से अगर मुगल को ही हम कमजोर कर दे तो उसका सपोर्ट करने वाला जो भी राजा है वो खुद क्या पड़ जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। तो बाजीराव प्रथम का ही ये कहना था, किसी पेड़ के जड़ को ही हिला दो, उसका टहनी खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यानी कि मराठा को कमजोर कर दो, मराठा का जो सपोर्टर है खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आके हमको पीटना शुरू करे, आप में से आधा बच्चा पहले ही भाग जाए, है ना, कि भाई पिछड़े को पीट रहा है तो हमारा कहाँ से छोड़ेगा। तो उसी प्रकार से वहां पर क्या होगा? मुगल को कमजोर कर देगा तो आधा राजा वैसा ही भाग। दूसरा ये नीति लाए हिंदू पाद पदशाही, यानी कि इनका कहना था कि टू यूनाइट ऑल हिंदू रूलर्स अगेंस्ट द मुगल। इनका कहना था कि जितने भी हिंदू शासक हैं उनको हम अपने साथ मिलाएंगे और किसके विरुद्ध लड़ेंगे? मुगल के विरुद्ध क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो पूछने का दो नीति। पहला नीति क्या था? हम मुगल के जड़ को ही कमजोर कर देंगे, मुगल को ही कमजोर कर देंगे, संपूर्ण उत्तर भारत हमारे अंदर आ जाएगा। दूसरा बोले कि हम सभी हिंदू राजाओं को अपने में मिला लेंगे और किसके विरुद्ध लड़ेंगे? मुगल के विरुद्ध लड़ेंगे। और तीसरा था गुरिल्ला तकनीक। शिवाजी के बाद अगर कोई गुरिल्ला तकनीक अपनाया तो वह कौन है? बाजीराव प्रथम है। पूछ देगा कौन सा ऐसा मराठा पेशवा था जो शिवाजी महाराज के बाद
गुरिल्ला तकनीक को अपनाया है वह कौन थे? बाजीराव प्रथम। अब ये गुरिल्ला तकनीक होता क्या है? तो देखिए शिवाजी महाराज के बाद कम सेना था और मुगल के पास क्या था? बहुत ज्यादा सेना था। तो अगर मान लीजिए हम कम सेना के साथ लड़ेंगे तब तो हम क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। तो शिवाजी महाराज गुरिल्ला तकनीक का क्या किए? इजाद, यानी कि इनका सैनिक क्या रहता था? जंगल झाड़ कहीं भी छुपा रहता था और जहां भी मुगल सैनिक गुजरे छुप कर उन पर क्या किया जाता था? वार कर दिया जाता था और धीरे धीरे मुगल को क्या करते चले गए? कमजोर करते चले गए। आज भी भारतीय सेना को देखिएगा, कोई दलदल है उसी का कीचड़ नुमा संरचना बना के वहां लेके रहेंगे, घास उसमें पूरा घास ओढ़ के लेके रहेंगे ताकि जो दुश्मन जाए तो उनको लगे कि यहाँ क्या है? घास का ढेर है और वहां से वो क्या कर दे? आक्रमण कर दे। तो शिवाजी के बाद इस तकनीक का बेहतरीन कोई उपयोग किया तो वह कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। और इनके काल में पंजाब से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र जो है वह क्या हो गया? मराठा के अंदर आ गया। जयपुर, उदयपुर, सारा क्षेत्र को यह क्या किए? जीत लिए। जो ये सपना देखे थे वो सपना को पूरा कर लिए। देखिएगा उस समय का सबसे मजबूत शासक माना जाता था निजाम, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद हम लोग पढ़े हैं, आपको कहानी भी पता है। ये वही हैदराबाद के निजाम है जो अपने ताकत के बदौलत पूरे जमींदार पर क्या किए थे? नकेल कस दिए थे और मुवाइज खान जैसे व्यक्ति को क्या किए थे? पराजित कर दिए थे। यहाँ तक कि करनाल के युद्ध में देखिएगा मोहम्मद शाह जो है इनको सम्मानित किया था और सादत खान को कहाँ छोड़ दिया था? मालदा छोड़ दिया था। यानी निजाम का इतना बड़ा खौफ था। लेकिन जब बाजीराव प्रथम का मुकाबला निजाम से हुआ, दो बार युद्ध के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को कौन पराजित कर दिया? एक कम आयु का व्यक्ति पराजित कर दिया। तो जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके आयु क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जीत किस पर डिसाइड होता है? आपके हौसला पर, कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये गद्दी पर बैठ के ही सोच लिए थे कि मेरा जहां तक नजर जाए वहां तक मराठा ध्वज फैलना चाहिए। उस बीच में चाहे वो निजाम आ जाए या पुर्तगाली आ जाए, उस बाधा को ये नहीं देखते। आप ये शायद मूवी देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, तो दिखाया होगा कि टेंट में एक बूढ़ा व्यक्ति जो है राजा मुराद कैरेक्टर प्ले किया है, निजाम को बैठा रहता है, पानी हेल कर ये क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं चारों तरफ मेरा ही सैनिक क्या है? मौजूद है। वो जो राजा मुराद जो प्ले किया है कैरेक्टर, वो किसका है? निजाम का। तो दो बार निजाम को पराजित किया। यहाँ तक कि सैलसिट और बेसिन द्वीप को यह क्या किए? जीत कर अपने अधीन कर दी। सैलसिट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। तो मुंबई का क्षेत्र है किस द्वीप पर बसा हुआ है? सैलसिट पर। तो सैलसिट और बेसिन द्वीप को क्या किया? अपने अधीन कर दिए। जिंजीबार द्वीप जो था उस पर यह क्या किए? कब्जा कर दिए। पुर्तगालियों को क्या किए? घुटने पर ला दिए। सोचिए कितने बड़े ताकतवर थे और अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा कि इनको लू लग गया और लू लगने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए। बीमार उमार पड़िए तो दवा खा लिया कीजिए। बाजीराव प्रथम जैसे व्यक्ति दूर से मर सकते हैं, तो हम लोग शीतलहरी से काहे नहीं मर? तो इसलिए पूछ लेगा कौन सा ऐसा मराठा पेशवा है जिनका निधन लू लगने से हुआ है? वह कौन है? बाजीराव प्रथम है। इसलिए मूवी में गलत दिखाता। मूवी में क्या दिखा है कि हम मस्तानी के प्यार में क्या हो गए? मर गए। मस्तानी के प्यार में नहीं मरे थे, तो लू लगने के कारण मरे थे। एक बड़ा प्यारा सीन है वहां पर कि जब यह बुखार से तड़प रहे थे नर्मदा नदी के किनारे, डॉक्टर बोला कि अब नहीं लगता कि इनका बुखार कम हो पाएगा। तो उनके हाथ में काशी बाई जो इनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जो रोल प्ले चेतन में थे। देती है तो इनको थोड़ा सा क्या मिलता है? सुकून मिलता है। वो सीन क्यों दिखाया गया? ये अपने काम से इतना प्रेम करते थे कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था में इनको तलवार दिया गया तो इनको वो ज्यादा सुकून दिया दवा से। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग मरिए और हम पेन दे, उस समय आपको बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा पेन हाथ दिया, ठीक है कि किताब देखिए कि मर जाइए, बाप रे फिर किताब आए, ठीक है। तो सुकून मिलना चाहिए किताब और कलम से, इतना प्रेम होना चाहिए।